अब्दुल हमीद का सफर। शहजादे से सुल्तान तक। जब अब्दुल हमीद की उम्र 12 साल हुई तो उसके वालिद सुल्तान अब्दुल मजीदी का इंतकाल हो गया। तख्त पर उसके चाचा सुल्तान अब्दुल अजीज आए। अब्दुल अजीज अपने आगाज में बहुत कुव्वतवार थे, लेकिन यूरोप की चाल और अंदर के गद्दार उनको भी कमजोर कर गए। अब्दुल अजीज की वफात के बाद सल्तनत एक बहुत बड़ा सियासी मंजर देख रही थी। हर तरफ अफरा तफरी थी। उस वक़्त के सुल्तान मुरादवी को सिर्फ 93 दिन बाद पागल करार देकर तख्त से उतार दिया गया। आवाम घबरा गई। हर तरफ यह सवाल था, अब सल्तनत का रास्ता कौन ठीक करेगा। इसी गमो अफरा तफरी के दरमियान सबकी निगाह शहजादा अब्दुल हमीद पर टिक गई। ताजपोशी का दिन 31 अगस्त 1876 का दिन था। इस्तांबुल के मसीजों में अज्जान की गूंज थी। डोलमाबाहचे के महल में चांदनी जैसी रोशनी थी। उलेमा, सिपाही, रियासती अफसर और आवाम सब इकट्ठा हुए। उस दिन अब्दुल हमीद द्वितीय को ताज पहनाया गया। आवाम की आंखों में आंसू थे। एक बुजुर्ग ने कहा, ये वो शहजादा है जो हमारी इज्जत बचाएगा। सुल्तान ने अपने पहले खुतबे में ये अल्फाज कहे, मेरी जिंदगी, मेरा जिस्म, मेरी रूह, सब कुछ अल्लाह और इस उम्मत के लिए है। मैं दुश्मन के सामने झुकूंगा नहीं और इस सल्तनत को सिर्फ अल्लाह के ईमान से मजबूत करूंगा। आवाम ने तकबीर बुलंद की, कसर हिला, मस्जिद गूंज उठी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुश्मनों का पहला इम्तिहान। मगर भाई, यह ताजपोशी इतनी आसान न थी। जैसे ही अब्दुल हमीद सुल्तान बने, यूरोप के अखबारों में एक नारा उठा, रेड सुल्तान आ गया है। वो इसलिए कहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि यह शहजादा उनके प्लान बिगाड़ देगा। यहूदियों का नेता हर्जल उस वक्त ही फिलिस्तीन की जमीन मांगने लगा, मगर सुल्तान ने कहा, मैं फिलिस्तीन की जमीन अपनी जमीन से अलग करने से पहले अपना खून बहाने को तैयार हूं। ये जमीन मेरी नहीं, पूरी उम्मत की अमानत है। ये जुमला यूरोप के लिए तलवार का पहला वार था। आवाम से रब्त सुल्तान अब्दुल हमीद कहते थे, अगर आवाम भूखी हो तो सुल्तान का पेट भी भरा नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो आवाम के दरमियान रहता। वो करसर की बुलंदी से उतरकर बाजारों में जाता, लोगों से हाल ओ अहवाल पूछता, मसाजिद में बैठकर आवाम की शिकायतें सुनता। एक बार एक गरीब किसान आया और बोला, सुल्तान, मेरे गांव के अफसर जुल्म करते हैं। सुल्तान ने फौरन फरमान लिखवा दिया, अफसर को बरतरफ करो, आवाम का दर्द सबसे पहले है। यह आवाम से उसका रिश्ता था। सुल्तान का रूहानी असर। सुल्तान सिर्फ हुक्मरान नहीं, एक फकीर दिल वाला बंदा था। उसकी रूहानियत इतनी गहरी थी कि कहते हैं जब वो नमाज पढ़ता तो उसकी आंखों से आंसू बहते और आवाज करसर में गूंजती। वो अक्सर कहता, अगर सुल्तान इबादत में कमजोर हो तो सल्तनत भी कमजोर हो जाती है। सुल्तान की रणनीति। ताजपोशी के बाद उसने 3 बड़े फैसले किए। 1. तालीम का निजाम मजबूत करना। उसने मदरसों और स्कूलों खोलने का ऐलान किया जहां दीन और दुनिया दोनों का इल्म हो। 2. रेलवे और इत्तिहाद। उसने हिजाज रेलवे बनाने का प्लान बनाया जो इस्तांबुल को मदीना से मिला दे। यह सिर्फ रेलवे नहीं थी, बल्कि मुसलमानों के दिलों को जोड़ने वाली लकीर थी। 3. दुश्मन से सियासी मुकाबला। उसने समझा कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं, सियासत से भी जीती जाती है। इसलिए उसने यूरोप के सफीर बुलाए और हर मीटिंग में अपनी समझदारी से उनको हैरान कर दिया। दुश्मनों का खौफ। अब्दुल हमीद के सुल्तान बनते ही अंग्रेज और फ्रांसीसी ने घबराकर कहा, यह शहजादा हमारी सारी प्लानिंग को तबाह कर देगा, इसको हटाओ। मगर सुल्तान ने उनकी हर साजिश का सामना सब्र और सियासत से किया। वो जंग के बजाय अक्ल से खेलता। इसीलिए उसे कहते थे शतरंज का सुल्तान। सुल्तान का पहला असली इम्तिहान। बाल्कन की जंग और यूरोप का दबाव। जब सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय ने 1876 में सल्तनत संभाली तो पूरी सल्तनत उस्मानिया एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही थी। बाल्कन में बगावतें अपने चरम पर थीं। बुल्गारिया, सर्बिया और बोस्निया के लोग अपनी आजादी के लिए उठ खड़े हुए। यह सिर्फ एक लोकल बगावत नहीं थी,
बल्कि पूरे यूरोप का फोकस था, क्योंकि हर कुव्वत चाह रही थी कि ओटोमन सल्तनत कमजोर हो और उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। सुल्तान अब्दुल हमीद ने पहले दिन से समझ लिया कि अगर वो अपनी सल्तनत को बचाए और मुसलमानों के दिलों में एकता का पैगाम फैलाए तो यूरोप का दबाव मैनेज हो सकता है। उसने तुरंत रणनीतिक परिषदों को बुलाया, जहां सैन्य और राजनीतिक सलाहकारों ने उसे बाल्कन की जंग और यूरोप के दबाव के बारे में विस्तृत ब्रीफिंग दी। उस वक्त ऑस्ट्रिया और रूस बाल्कन में अपनी पकड़ बना रहे थे। रूस चाहता था कि वह ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाए, जबकि ऑस्ट्रिया हंगरी को बाल्कन में राजनीतिक पैठ बनानी थी। अब्दुल हमीद ने इस स्थिति को समझते हुए कूटनीति और राजनीतिक पैंतरेबाजी का रुख इख्तियार किया। उसने अपने जनरलों और गवर्नरों को कहा कि वो बाल्कन में स्थानीय विद्रोहों को शांतिपूर्वक संभालें, लेकिन साथ ही सख्त निगरानी रखी जाए। सुल्तान का पहला असली इम्तिहान यही था। एक तरफ यूरोप की ताकत और दुश्मन, दूसरी तरफ आंतरिक बगावत और अशांति। कूटनीति और सैन्य संतुलन। सुल्तान अब्दुल हमीद की रणनीति सिर्फ सैन्य से नहीं, बल्कि कूटनीति से भी थी। उसने यूरोप के राजदूतों को व्यक्तिगत रूप से मिलकर बताया कि ओटोमन सल्तनत मुसलमानों और गैर मुस्लिम विषयों दोनों के हकूक की हिफाजत करता है। इस वक्त के रिकॉर्ड के मुताबिक सुल्तान अब्दुल हमीद ने गंभीर, शांत और गणनात्मक दृष्टिकोण दिखाया, जो लोगों के लिए एक नई मिसाल थी। वह कहता था, दुश्मन का सामना सिर्फ तलवार से नहीं, अकल और हिकमत से भी होता है। अगर हम यूरोप को समझ लें और अपने लोगों का दिल जीत लें, तो सल्तनत हमेशा मजबूत रहेगी। बाल्कन की जंग के दौरान उसने व्यक्तिगत निरीक्षण भी किए। वह कभी सेना के साथ फ्रंटलाइन पर जाता, सैनिकों और अधिकारियों से मिलता, उनके मसलों को सुनता और उनकी हिम्मत बढ़ाता। इस दृष्टिकोण ने उसके जनरलों और सैनिकों का दिल जीत लिया। यहूदियों की साजिश और थियोडोर हर्जल का आना बाल्कन के इम्तिहान के साथ ही सुल्तान अब्दुल हमीद को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, यहूदियों की साजिश। उस वक्त यूरोप में झायोनी आंदोलन की बुनियाद रखी जा रही थी। थियोडोर हर्जल, जो इस आंदोलन का नेता था, 1890 के दशक में ओटोमन सल्तनत के अंदरूनी हिस्सों पर नजर रखता और फिलिस्तीन की जमीन पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस साजिश का अंदाजा पहले दिन से लगा लिया था। उसके दिमाग में यह बात थी, कोई भी हमारी सल्तनत को खत्म करने की कोशिश करेगा, उसका सामना करना होगा। मैं अपनी कुदरत और कूटनीति से इसका जवाब दूंगा। हर्जल ने कई बार इस्तांबुल में मीटिंग्स और पत्राचार की कोशिश की, लेकिन सुल्तान ने उनके हर पैगाम का जवाब राजनीतिक और कूटनीतिक रणनीति से दिया। सुल्तान का दृष्टिकोण सरल था। 1. आवाम और मुसलमान नेतृत्व को एकजुट रखना। 2. यूरोप की महत्वाकांक्षाओं को प्रबंधित करना। 3. फिलिस्तीन और हिजाज की रणनीतिक महत्व को सुरक्षित करना। यहूदियों की साजिश को समझने और उनको विफल करने के लिए सुल्तान अब्दुल हमीद ने पैन इस्लामवाद की अवधारणा को बढ़ावा दिया। उसने हर मुसलमान को महसूस कराया कि उस्मानी सुल्तान उनका नेता है और यूरोप की योजनाओं को कमजोर करने के लिए एकता जरूरी है। हिजाज रेलवे का आगाज। एक और ऐतिहासिक पहल जो सुल्तान अब्दुल हमीद ने शुरू की, वह थी हिजाज रेलवे। यह रेलवे इस्तांबुल को मदीना और मक्का से मिलाती थी और इसका मकसद सिर्फ परिवहन नहीं, बल्कि मुस्लिम एकता और धर्म के रिश्ते को मजबूत करना था। रेलवे के निर्माण में सुल्तान ने व्यक्तिगत रुचि ली। उसने इंजीनियरों और अधिकारियों से कहा, इस परियोजना का हर मार्ग और स्टेशन हमेशा हमारी उम्मत के लिए मजबूत रहेगा। यह सिर्फ लोहा और मार्ग नहीं, बल्कि हमारी एकता का निशान होगा। रेलवे ने उस्मानी सल्तनत के अंदर व्यापार और संचार को बढ़ाया। साथ ही यूरोप और स्थानीय शक्तियों को यह संकेत गया कि सुल्तान अब्दुल हमीद का नेतृत्व सक्रिय और दूरदर्शी है। धैर्य था सुल्तान का आवाम के साथ जज्बाती रिश्ता। सुल्तान अब्दुल हमीद का सबसे खास पहलू जनता के साथ उसका भावनात्मक रिश्ता था। वह केवल महल के अंदर नहीं रहता था, लोगों के साथ बाजारों, मस्जिदों और यहां तक कि छोटे गांवों में जाता। एक बार एक छोटे से गांव में वह अक्सर गुमनाम यात्रा करता था।
लोगों को पता नहीं था कि सुल्तान खुद उनके बीच है। उसने देखा कि किस तरह स्थानीय गवर्नर लोगों का दर्द समझ नहीं रहे। वह व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करता और उनको न्याय दिलाता। एक उदाहरण, एक परिवार ने शिकायत की कि उनकी जमीन जबरदस्ती ले ली गई। सुल्तान अब्दुल हमीद खुद जांच में शामिल हुए और अनुचित अधिकारियों को सजा दी। इस दृष्टिकोण ने आवाम का दिल जीत लिया और लोग कहते, हमारे सुल्तान हमारे दर्द को समझते हैं। उनका नेतृत्व सिर्फ शक्ति के लिए नहीं है, बल्कि हमारे लिए है। सुल्तान की यह व्यक्तिगत स्पर्श और भावनात्मक दृष्टिकोण ने यूरोप और स्थानीय दुश्मनों दोनों को भ्रमित कर दिया। लोग और अधिकारी समझ नहीं पाए कि वह सुल्तान सिर्फ शासक नहीं, बल्कि आवाम का संरक्षक और आध्यात्मिक नेता भी है। यह भाग 2 का सारांश। दूसरा हिस्सा। इस हिस्से में हमने देखा, 1. सुल्तान अब्दुल हमीद का पहला असली इम्तिहान बाल्कन की जंग और यूरोप के दबाव के सामने। 2. यहूदियों की साजिश और हर्जल के प्लान्स का सामना करना। 3. सामरिक हिजाज रेलवे का शुरू करना। 4. आवाम के साथ जज्बाती रिश्ता और लोगों का प्यार। यह हिस्सा सुल्तान के विजन, रणनीति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को उजागर करता है।